हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं और एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कल 22 जुलाई शाम 5 बजे बायोलॉजी के फुल सिलेबस पर बेस्ड मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं लॉन्च करने वाला हूं। आपको शाम 5 बजे वो मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट मैं आपको नीट एग्जामिनेशन के पहले प्रोवाइड करने वाला हूं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनमें जो भी क्वेश्चंस का मैंने सिलेक्शन किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मॉक टेस्ट को देने के बाद आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आपसे किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप उन चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करिए और नीट एग्ज़ाम के पहले अपनी तैयारी इतनी बेहतर कीजिए, इतनी स्ट्रांगली आप अपने आप को तैयार कीजिए कि इस साल आपका नीट एग्जामिनेशन क्रैक होना ही चाहिए। तो इस साल आपको डॉक्टर बनना है कुछ भी करके, तो मेरे सभी मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कल का मॉक टेस्ट यानी कि 22 जुलाई शाम 5 बजे आपको मॉक टेस्ट नंबर 2 जरूर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट को देते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, मॉक टेस्ट जब आपका स्टार्ट होगा आपको उससे पहले कागज और पेन लेकर बैठ जाना है। जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होते जाते हैं, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर आपको उन क्वेश्चंस के राइट आंसर को अपने नोटबुक पर लिखते हुए चलना है। एग्जामिनेशन के कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। उस आंसर की को देखकर आपको ये एनालाइज करना है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपका रिजल्ट क्या है, और अपने रिजल्ट के बेसिस पर आपको ये एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम फील होती है, कोई क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आखिरी 2 स्टेप्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में आप 6 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके थे। आज ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूं। 7वां नंबर स्टेप हमारा क्या होगा और 8वां नंबर स्टेप हमारा क्या होगा ये हम जान लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर्ड कर दिया था और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का या रिकॉम्बिनेंट सेल का आपने फॉर्मेशन कर लिया था। अब ज़रूरत होगी कि आप इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को या इस होस्ट सेल को लार्ज स्केल पर न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करें, ताकि आप लार्ज स्केल पर अपने डिज़ायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकें। आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट को क्या कर सकें, लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकें। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 7। और स्टेप नंबर 8 में हम क्या देखेंगे, जब आप लार्ज स्केल पर किसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को या होस्ट सेल को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो जो भी डिज़ायरेबल प्रोटीन, जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, वो आपकी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट सेल क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। और वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, उस लिक्विड मीडियम में ही प्रेजेंट होगा, सॉल्युबल फॉर्म में हो सकता है। तो स्टेप नंबर 8 आपका यही है कि आप अपने डिज़ायरेबल प्रोटीन को या डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे, और इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो दोनों स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको आज के इस लेक्चर में इनके बारे में सीखना है। तो स्टेप नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं स्टेप नंबर 5 और 6 पर फोकस करता हूं और जल्दी से आपको रिमाइंड कराता हूं कि स्टेप नंबर 5 में आपने क्या देखा था। स्टेप नंबर 5 में आपने देखा था कि हम एक पीस ऑफ डीएनए को, यानी कि एलियन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट कर देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। स्टेप नंबर 6 में आपने क्या देखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम कुछ एप्रोप्रिएट मेथड की हेल्प से, जैसे कि केमिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब मेथड्स में से किसी एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करके होस्ट सेल के अंदर डिलीवर्ड कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे थे। राधेश्याम का एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था जिसमें पूछा गया था कि क्या वेक्टरलेस टेक्निक बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि माइक्रो इंजेक्शन एक वेक्टरलेस टेक्निक है और इसको हम जनरली एनिमल सेल्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपकी होस्ट सेल एनिमल सेल है तो आप माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। पर एक चीज यहां पर याद रखिए, माइक्रो इंजेक्शन वेक्टरलेस टेक्निक है। ये फॉरेन जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या कर देती है, ट्रांसफर्ड कर देती है।
और फिर आपका फॉरेन जीन एनिमल सेल के जीनोमिक डीएनए के साथ रैंडमली क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है, समाकलित हो जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं एनिमल सेल में जो अपना सेल्फ लाइगेशन कर सकता है एनिमल सेल के जीनोमिक डीएनए के साथ रैंडमली, तो आप वहां पर वेक्टरलेस टेक्निक को सुइटेबल मान सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट एनिमल सेल के न्यूक्लियस डीएनए के साथ रैंडमली इंटीग्रेटेड हो ही जाए। अगर आपको यहां पर कोई डाउट है तो आप एनिमल सेल्स के लिए भी वेक्टर का यूज कर सकते हैं, और रेट्रोवायरल मीडिएटेड टेक्निक जो है, यानी कि रेट्रोवायरस का यूज हम वेक्टर की तरह करते हैं एनिमल सेल्स में जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। आप एनिमल सेल में अगर जेनेटिक मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो रेट्रोवायरस का भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, या आप चाहें तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज भी कर सकते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस तक या न्यूक्लियस के अंदर भेज सकते हैं, जहां पर जाकर वो जीनोमिक डीएनए के साथ अपना इंटीग्रेशन कर लेगा। अब हम बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एम क्या है। अभी तक आपने इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे स्टेप्स को पढ़ा है, आज भी हम 2 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे, पर इन सभी स्टेप्स के पीछे कलेक्टिवली बोलूं तो पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका एम क्या है। इसका एम है कि हम डिजायरेबल प्रोटीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकें। हमारा जो स्वार्थ है वो केवल इतना है कि आप किसी डिजायरेबल प्रोटीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका डिजायरेबल प्रोटीन क्या हो सकता है, इंसुलिन हो सकता है, जिससे आप वर्ल्ड में इंसुलिन का यूज करके डायबिटीज की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। आपका डिजायरेबल प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है जिसकी कमी से ह्यूमन में कोई डिसीज होती है और उसका आप यूज डिसीज को क्योर करने में कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा एम जो है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एम है, वो है डिजायरेबल प्रोटीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना। और लार्ज स्केल पर डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस तभी होगा जब आप रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का जो बायोमास है, जो भी आपकी रिकॉम्बिनेंट सेल है, उनका जितना ज़्यादा आप बायोमास प्रोड्यूस करेंगे उसके प्रपोजनल आपका डिजायर्ड प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा बायोमास उतना ज़्यादा डिजायर्ड प्रोटीन, क्योंकि डिजायर्ड प्रोटीन कौन बना रहा है, बैक्टीरिया बना रहे हैं। तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया का आप बायोमास प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिल पाएगा, डिजायर्ड प्रोटीन। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर आप किसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की हेल्प से किसी डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं तो उस डिजायर्ड प्रोटीन को आप एक नया नाम दे सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, किसी भी डिजायर्ड प्रोटीन को आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नहीं कह सकते, पहली चीज तो आप याद रखिए। अगर कोई बैक्टीरिया नेचुरल किसी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो आप उस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया में उस प्रोटीन का प्रोडक्शन तो नेचुरल हो रहा है, आपने कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं किया है। पर सोचिए कि अगर आप किसी बैक्टीरिया में कोई ह्यूमन जीन को ट्रांसफर कर देते हैं और ह्यूमन जीन के एक्सप्रेशन से अगर कोई ह्यूमन प्रोटीन वो बैक्टीरिया बनाना स्टार्ट कर देता है, तो फिर आप उस बैक्टीरिया से बनने वाले उस ह्यूमन प्रोटीन के लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टर्म यूज कर सकते हैं। सिंपल वे में मैं समझा देता हूं, ऐसा कोई भी प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन माना जाएगा जिसको एक्सप्रेस कौन कर रहा है, एक ऐसा बैक्टीरिया या कोई ऐसी होस्ट सेल जो हेट्रोलोगस हो और वो एक्सप्रेस कर रही हो किसी प्रोटीन एनकोडेड जीन को। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इफ प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप ह्यूमन के इंसुलिन एनकोडेड जीन को, एक ऐसे ह्यूमन जीन को जो इंसुलिन को बनाता है, अगर आप उसको इशीरिया इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन एनकोडेड जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, और वो बैक्टीरिया किसको बनाने लगेगा, ह्यूमन इंसुलिन को बनाना स्टार्ट कर देगा। यहां पर गौर कीजिए कि जो इशीरिया कोलाई है वो जिस डिजायरेबल प्रोटीन को बना रहा है, वो जिस इंसुलिन को बना रहा है, वो उसका अपना प्रोटीन तो है नहीं, वो जिसको बना रहा है वो इंसुलिन किसका प्रोटीन है, ह्यूमन का प्रोटीन है। पर इसको ये क्यों बना रहा है, क्योंकि आपने इंसुलिन एनकोडेड जीन को इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये बैक्टीरिया इकोलाई क्या माना जाएगा, हेट्रोलोगस होस्ट, क्योंकि ये जिस इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका अपना प्रोटीन नहीं है,
बल्कि वो प्रोटीन वो जिन भी जीन्स की मदद से एक्सप्रेस कर रहा है, वो जीन आपने उस बैक्टीरिया के अंदर आउटसाइड से ट्रांसफर्ड किया है। तो आप यहां पर इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह सकते हैं और उसको बनाने वाले बैक्टीरिया को हेट्रोलोगस होस्ट कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको दो चीज़ों का कंपैरिजन बताने वाला हूं। आपके घर में जब आप दो लोगों का खाना बनाते हैं, एक कंडीशन, पहली कंडीशन मैंने क्या बोली, आप अपने घर में दो लोगों का खाना बना रहे हैं, और दूसरी कंडीशन कि आप अपने घर में 50,000 लोगों का खाना बना रहे हैं। कितना डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? घर में दो लोगों का खाना बनाना और घर में 50,000 लोगों का खाना बनाना, इन दोनों कामों में जितना बड़ा डिफरेंस है, बिलीव कीजिए उतना बड़ा डिफरेंस है कल्चरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होस्ट इन लेबोरेटरी। यानी कि आप लेबोरेटरी सेटअप में, टेस्ट ट्यूब में, छोटे से फ्लास्क में अगर आप रिकॉम्बिनेंट होस्ट को कल्चर करते हैं तो ये हो गया वही बात कि घर में आप दो लोगों का खाना बना रहे हैं। और अगर आप रिकॉम्बिनेंट होस्ट को कल्चर करते हैं लार्ज साइज के वेसल्स में जिनकी कैपेसिटी होती है हजार लीटर, जिनमें आप 1000 लीटर मीडियम को ले रहे हैं और उसमें आप रिकॉम्बिनेंट होस्ट को अगर कल्चर कर रहे हैं, तो ये वाली बात हो गई कि आप अपने घर में 50,000 लोगों का खाना बना रहे हैं। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब आप किसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को बनाएंगे, आपने नया एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया है, तो आप ये डिसीजन अचानक नहीं ले सकते कि आपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को बनाया और सीधा आप उसको लार्ज स्केल पर कल्चर कर दें ताकि आप लार्ज स्केल पर डिजायरेबल प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकें। यह काम आप इतनी जल्दबाजी में या अचानक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जब कोई रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को तैयार कर लेते हैं लेबोरेटरी में, तो उसको डायरेक्टली लार्ज स्केल पर कल्चर करने के लिए अलाउ नहीं करते, बल्कि वो पहले ये जानना चाहते हैं कि इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को अगर हम लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे तो हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं या करनी पड़ सकती है, उनको ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्केलिंग अप करना होगा। स्केलिंग अप करने का मतलब क्या है, सिंपल वे में आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई एक नई रेसिपी बनाना सीखा है, आपने अपने घर में एक नई रेसिपी बनाना सीख लिया है। तो सबसे पहली बार जब आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा अमाउंट बनाएंगे, इतना छोटा सा अमाउंट बनाएंगे कि आप अकेले ही खा के देख लेंगे कि वो अच्छी बनी है या खराब बनी है। तो कोई नई रेसिपी को जब आप पहली बार ट्राई करते हैं तो आप उसका कम अमाउंट बनाते हैं, ताकि अगर वो खराब बनती है तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो, और अगर वो खराब बनती है तो आप ये भी एनालाइज कर सकें कि आखिर हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सिमिलरली जब हम किसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को तैयार कर लेते हैं तो हम सबसे पहले उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी सेटअप में कल्चर करते हैं। यानी कि 10-15 ml मीडियम में, टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी छोटे से फ्लास्क में हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया प्रॉपरली ग्रो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर या पीएच के वेरिएशन से बैक्टीरिया की ग्रोथ अफेक्टेड तो नहीं हो रही है। और आप यहां पर ये एनालाइज जब कर लेते हैं कि बैक्टीरिया प्रॉपरली ग्रो कर रहा है स्मॉल स्केल पर, तो फिर आप उस बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं पायलट प्लांट पर। स्केलिंग अप का मतलब मैं बता रहा हूं। पायलट प्लांट क्या होते हैं, ये एक्चुअली में स्मॉल साइज के, छोटे साइज के फर्मेंटर होते हैं, वेसल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी होती है 10 से 20 लीटर वॉल्यूम। तो देखिए पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूं। आपने एक नई रेसिपी बनाना सीखा है अपने घर में, तो सबसे पहली बार आप क्या करेंगे, बहुत कम अमाउंट में रेसिपी बनाएंगे। आपको लगेगा कि रेसिपी सही तरीके से बन गई है, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए उनका प्रपोजनल अमाउंट लेकर आप फिर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में रेसिपी बनाएंगे, घर के 8-10 लोग खा सकें। और जब आपको लगेगा कि सेकंड टाइम में भी वो उतनी अच्छी बनी है, तो फिर आप अपने घर में आने वाले जो 50-100-1000 मेहमान हैं उनके लिए उस रेसिपी को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपने स्केलिंग अप कर लिया है, आपने एनालाइज कर लिया है कि रेसिपी में क्या कितना डालना चाहिए कि वो अच्छा बने। इसी तरीके से एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी हमेशा लार्ज स्केल पर किसी रिकॉम्बिनेंट होस्ट को कल्चर करने से पहले स्केलिंग अप की प्रोसीजर को फॉलो करता है। यानी कि उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को पहले वो स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में ग्रो करके देखता है, वो एनालाइज करता है कि 10 ml में कितना डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है। फिर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जब मैं 10,000 लीटर वॉल्यूम के
बायोरिएक्टर या फर्मेंटर जैसे लार्ज वेसल्स में इस बैक्टीरिया को ग्रो करूंगा तो मुझे प्रोडक्शन कितना मिल पाएगा। और इस तरीके से वो पायलट प्लांट और स्मॉल लेबोरेटरी सेटअप में बैक्टीरिया को ग्रो करने के बाद ये फाइनली इस कह सकते हैं रिजल्ट तक पहुंचते हैं कि अब इसे मुझे लार्ज स्केल पर ग्रो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। स्केलिंग अप क्या है? स्केलिंग अप का मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्शन होना है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया से उसको एनालाइज किया जाता है पहले स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में, फिर पायलट प्लांट में। और पायलट प्लांट क्या होते हैं? ये फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा बड़े होंगे, पर जो एक्चुअल फर्मेंटर या बायोरिएक्टर होते हैं उनसे काफ़ी छोटे होते हैं। ये 10 से 20 लीटर वॉल्यूम के एपरेटस होते हैं, वेसल्स होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की कहानी में ये समझ में तो हमें आ चुका है कि आप अपने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को अगर कम वॉल्यूम में यानी कि लेबोरेटरी सेटअप में अगर ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, तो आपको इतना अमाउंट आपके डिजायरेबल प्रोटीन का नहीं मिल पाएगा कि आप उसे अप्रिसिएबल क्वांटिटी कह सकें। हमें बहुत सारा अमाउंट प्रोड्यूस करना है। अप्रिसिएबल क्वांटिटी आपको स्मॉल वॉल्यूम कल्चर से ऑब्टेन नहीं हो सकती, इसलिए आपको ज़रूरत किसकी होगी? लार्ज स्केल पर कल्चर करने की, ताकि आप लार्ज क्वांटिटी में अपना डिजायरेबल प्रोटीन ऑब्टेन कर सकें। और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी लार्ज साइज के वेसल्स की, जिनको आप नाम देंगे बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। जैसे लेबोरेटरी में आप एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में आप छोटे छोटे फ्लास्क में बैक्टीरिया का कल्चर प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही जब आपको बैक्टीरिया को लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर ग्रो करना होता है तो जिन बर्तन की ज़रूरत होती है, आपको जिन टंकियों की ज़रूरत होती है, उस टंकी को ही आप क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर या फर्मेंटर। यानी कि इसको सिंपल वे में मैं डिफाइन करूं तो ये लार्ज साइज के वेसल्स या चैम्बर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी मिनिमम 100 से 1000 लीटर हो सकती है। मैक्सिमम मैं आपको बताना चाहता हूं 10,000 लीटर वॉल्यूम के भी फर्मेंटर या बायोरिएक्टर हो सकते हैं, पर मिनिमम ये 1000 लीटर वॉल्यूम की कैपेसिटी रखने वाले लार्ज वेसल्स होते हैं, जिनमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, एनिमल सेल्स को या ह्यूमन सेल्स को क्या कर सकते हैं? कल्चर्ड कर सकते हैं लिक्विड मीडियम में। याद रखिए, लिक्विड मीडियम में। और इस टंकी के अंदर, फर्मेंटर एक्चुअली में टंकी है, एक बड़ी स्टेनलेस स्टील की टंकी है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इस टंकी के अंदर, इस वेसल के अंदर हम ऑप्टिमल कंडीशंस को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उन सभी सुइटेबल कंडीशंस को प्रोवाइड करते हैं जो आपके रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड हैं कि उसकी ग्रोथ बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ग्रो करेगा उतना ज़्यादा आपका डिजायरेबल प्रोटीन प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी टंकी को आप बायोरिएक्टर नहीं कह सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर के छत पर जाकर पानी की टंकी को बोल दें कि ये बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर एक्चुअली में ऐसी स्टेनलेस स्टील के वेसल्स या टंकियां हैं जिनमें ये फैसिलिटीज होती हैं कि वो प्रोवाइड करती हैं उन ऑप्टिमल कंडीशंस को जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। और उन ऑप्टिमल कंडीशन में बैक्टीरिया अपनी सुइटेबल, अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को कर सकता है, ताकि आप डिजायरेबल प्रोटीन का हायर अमाउंट ऑब्टेन कर सकें। चलिए, तो एनसीईआरटी में आपको एक बायोरिएक्टर का डायग्राम दिया गया है। ये एक बायोरिएक्टर का डायग्राम है, और किसी भी बायोरिएक्टर की अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, केवल इतना बता रहा हूं कि किसी भी बायोरिएक्टर को अगर आप देखते हैं, या आप किसी भी स्टेनलेस स्टील की टंकी को अगर आप बायोरिएक्टर कहते हैं, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बायोरिएक्टर को बनाएं, तो जरूरी है कि बायोरिएक्टर में सबसे पहली फैसिलिटी होना चाहिए टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। यानी कि आपका जो बायोरिएक्टर है वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हो, और हम उसमें टेम्परेचर को इंडिकेट भी कर सकें। यानी कि ऐसी इसमें एक कह सकते हैं कि डिवाइस लगी होती है जो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है इनसाइड द बायोरिएक्टर, जो आपके रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सुइटेबल हो। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो ये मशीन आपको इंडिकेट कर देती है, और आप मशीन में टेम्परेचर को फिर से क्या कर सकते हैं? स्टेबल कर सकते हैं। बायोरिएक्टर में दूसरी जो फैसिलिटी होना ज़रूरी है, दैट इज पीएच कंट्रोल यूनिट। हम सभी जानते हैं कि पीएच एक इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर भी है। और अगर आप जिस भी कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, अगर उस कल्चर मीडियम का पीएच कम या ज़्यादा हो जाता है तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगा? अफेक्टेड करेगा।
इसलिए बायोरिएक्टर के अंदर पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी फैसिलिटी होती है। अगर पीएच एसिडिक हो रहा है या एल्कलाइन हो रहा है तो कुछ ऐसे बफर सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जो मीडियम के पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी फैसिलिटी है मीडियम इनलेट। देखिए, आप जब बायोरिएक्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको बायोरिएक्टर में क्या भरना होगा? न्यूट्रिएंट मीडियम। आपको ऐसे सबस्ट्रेट लेने होंगे, साल्ट, विटामिन, जो बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। तो एक बायोरिएक्टर में ऐसी फैसिलिटी भी होना चाहिए कि एक पाइप के थ्रू बायोरिएक्टर के अंदर मीडियम जो है, स्टरलाइज्ड मीडियम, वो इनोकुलेट हो सके, अंदर जा सके, ताकि बायोरिएक्टर के अंदर मीडियम जो है वो हम डायरेक्टली क्या कर सके, अंदर ले जाएं। ऐसा नहीं होगा कि आप मीडियम को बाल्टी से भर भर कर डाल रहे हैं, ऐसे में मीडियम कंटेमिनेटेड हो सकता है। तो एक फैसिलिटी होना चाहिए जिससे कि वैक्यूम कंडीशंस में, स्टरलाइज्ड कंडीशंस में मीडियम जो है वो सीधा डायरेक्टली किसके अंदर पहुंच जाए, आपके बायोरिएक्टर के अंदर। चौथी फैसिलिटी है ऑक्सीजन या एयरेशन फैसिलिटी। हो सकता है कि आप जिन भी बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो बायोरिएक्टर के अंदर वो एरोबिक बैक्टीरिया हो, उनको ऑक्सीजन जरूरी हो। तो बायोरिएक्टर में ये फैसिलिटी भी जरूरी है कि आप ऑक्सीजन को इनपुट कर सके। आप देख सकते हैं स्टेराइल एयर यहां पर लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन को भी इनपुट करने के लिए एक फैसिलिटी होना जरूरी है जिसको हम एयरेशन फैसिलिटी बोलेंगे। अगला है सैंपल इनलेट। अब आपने मीडियम को बायोरिएक्टर के अंदर भर लिया है, तो अब आप क्या चाहेंगे कि जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है आपका, उसको आप मीडियम में इनोकुलेट करें एज अ सैंपल। आप कुछ बैक्टीरिया अंदर छोड़ना चाहेंगे ताकि वो बैक्टीरिया मीडियम में अपनी ग्रोथ करके बहुत सारा बायोमास अपना तैयार कर सकें। तो मीडियम में बैक्टीरिया को या सैंपल को इनलेट करने की फैसिलिटी भी होना चाहिए। इंपेलर्स फॉर एजिटेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप बायोरिएक्टर के अंदर 1000 लीटर मीडियम को भरने वाले हैं, और 1000 लीटर मीडियम को जब आप बायोरिएक्टर के अंदर भरेंगे तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होंगे वो सेडिमेंटेड होकर कहाँ आ सकते हैं, बॉटम में आ सकते हैं। भाई सभी न्यूट्रिएंट यहाँ बॉटम में आकर इकट्ठे हो जाएंगे, ऊपर पानी पानी बचेगा। तो मीडियम जो है वो प्रॉपर तरीके से एजिटेट होता रहे, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट हैं, साल्ट, विटामिन, सबस्ट्रेट, वो वेल मिक्स हो सकें, होमोजिनेट हो सकें। इसलिए बायोरिएक्टर में आप देखेंगे कुछ इस तरीके के फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जैसे हमारे घरों में सीलिंग फैन होता है ना, उस तरीके से बायोरिएक्टर में ये फैन टाइप के फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स लगे होते हैं। और यहाँ पर एक होती है मोटर। जब ये मोटर रोटेट होती है तो ये पंखियां भी घूमती हैं, जिससे मीडियम जो है वो सर्कुलेटेड होता रहता है और मीडियम में जो भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होंगे वो वेल मिक्स होते रहेंगे। अगली जो फैसिलिटी है वो है हीट इंसुलेटिंग कोट। अब बायोरिएक्टर के अंदर आप टेम्परेचर जरूर मेंटेन कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आपके बायोरिएक्टर का टेम्परेचर जो है वो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ अफेक्टेड हो। अगर आप सोचिए कि आप हिमाचल प्रदेश में या शिमला जैसी जगह में बायोरिएक्टर को चला रहे हैं तो बाहर का टेम्परेचर तो बहुत कम होगा और अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए आपको मेंटेन करना, कितना करना है, 37। तो अंदर आप 37 जब मेंटेन करेंगे तो बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस रहेंगे। तो आप चाहेंगे कि आपका जो फर्मेंटर है या बायोरिएक्टर है वो थर्मस की तरह काम करे। थर्मस आपने देखिए ना, उसमें गर्म पानी भर दो तो वो गर्म बना रहेगा, ठंडा पानी भर देंगे तो वो ठंडा पानी बना रहेगा। तो इसी तरीके से बायोरिएक्टर की चारों तरफ भी हम लोग एक हीट इंसुलेटिंग कोट बना देते हैं ताकि अंदर का और बाहर का टेम्परेचर आपस में ट्रांसफर्ड ना हो सके। अगली फैसिलिटी होती है फॉर्म ब्रेकर। फॉर्म क्या होता है? तो फर्मेंटर के अंदर मीडियम भरा हुआ है और मीडियम को आप इंपेलर्स की हेल्प से एजिटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो मीडियम जब घूमेगा तो आप जानते हैं कि झाग बनेगा। जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, कोई भी एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसको बहुत तेजी से जब आप घुमाते हैं तो आप देखते हैं ऊपर एक झाग या फोम बनने लगता है। तो यहाँ पर अगर फॉर्म बन रहा है, झाग बन रहा है, तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए खराब चीज़ है, हार्मफुल हो सकता है। इसलिए फोम ब्रेकर भी होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी डिवाइस लगाई जाती हैं जो झाग बनने पर उस झाग को ब्रेक कर देती है। और अगली फैसिलिटी है स्टीम इनलेट या स्टीम इनलेट फॉर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है ना। तो फर्मेंटर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जरूरी है कि फर्मेंटर या बायोरिएक्टर के अंदर की जो सरफेस है उनको आप स्टरलाइज कर लें। बायोरिएक्टर के अंदर पहले से कोई बैक्टीरिया होना, अगर पहले से कोई बैक्टीरिया अंदर है तो वो कंटेमिनेशन का काम करेगा।
आप चाहेंगे कि केवल आपका डिजायर्ड बैक्टीरिया ही ग्रो करे, कोई फालतू बैक्टीरिया, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया साथ में ग्रो ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो कॉम्पिटिट करेंगे ना आपके रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के साथ। तो जरूरी है कि आप बायोरिएक्टर को स्टार्ट करने से पहले आप स्टरलाइज करें। इसलिए हम यहाँ पर स्टीम को यानी कि भाप को अंदर भेजते हैं, ताकि अंदर का जो सरफेस है बायोरिएक्टर की वो स्टरलाइज हो और जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया या पैथोजेंस हैं उनको हम किल कर सकें। एंड आखिरी चीज़ याद रखना है, ड्रेनेज सिस्टम। जब आप बायोरिएक्टर के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंप्लीट कर लेते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू सफिशिएंटली डिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका होता है, तो अब आप चाहेंगे कि जो भी ब्रॉथ है, जो भी अंदर लिक्विड मीडियम है, उसको बाहर निकाला जाए, ताकि बाहर निकालने के बाद हम उस मीडियम में से, उस ब्रॉथ में से अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसलिए आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि जो भी अंदर के लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक फैसिलिटी होती है, एक वॉल्व लगा होता है, नल की तरह होता है। तो ये सब चीजें आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर की। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बायोरिएक्टर्स हैं उनको दो डिफरेंट टाइप का बताया गया है। एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दोनों बायोरिएक्टर के आपको डायग्राम यहां पर दिख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। इन डायग्राम्स को आप थोड़ा दिमाग से, समझदारी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो आप याद रखिए कि बायोरिएक्टर के दो टाइप होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोरिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक बायोरिएक्टर को आप कहते हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरे को आप कहते हैं स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस केवल क्या है वो आप जान लीजिए, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, इसकी खासियत क्या है आप देखिए। इसमें जो एजिटेशन होगा, स्टेरर यानी कि मीडियम को रोटेट या सर्कुलेट करने के लिए जो फैसिलिटी होगी, एजिटेशन की जो फैसिलिटी होगी, उसके लिए फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स लगाए जाएंगे। अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो उसमें एजिटेशन के लिए क्या फैसिलिटी है आप देख सकते हैं। ये पंखियां लगी हुई हैं, जैसे हमारे घर के सीलिंग फैन होते हैं ना, उस तरीके की ये पंखियां लगी हुई हैं जो घूमती रहती हैं, जिससे मीडियम में सर्कुलेशन होता रहता है और न्यूट्रिएंट जो हैं वो वेल मिक्स होते रहते हैं। पर अगर आप बात करें स्पार्क्ड टैंक बायोरिएक्टर की, स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की, तो इसमें आप देखेंगे कोई भी इंपेलर्स यूज नहीं किए गए। इसमें आपको इंपेलर्स नहीं दिखाई देंगे। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या फैसिलिटी होती है? इसमें स्पार्गर लगा होता है। आप देखेंगे ये एक इस तरीके से मोटर लगी होती है, मोटर से ये रॉड गई होती है, नीचे बेस में जाने के बाद ये रॉड इस तरीके से डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, और दोनों पार्ट के टर्मिनल पर आप देखेंगे इस तरीके से एक स्पार्गर लगा होता है। ये क्या लगा दिया मैंने? स्पार्गर। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे ये है स्पार्गर और एक स्पार्गर ये लगा हुआ है। स्पार्गर एक्चुअली में क्या होते हैं देखिए, स्पार्गर एक्चुअली में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। जैसे आप शॉवर देखते हैं ना, फव्वारा, ऐसे इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो इस पाइप के हेल्प से हम लोग ऑक्सीजन को इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं। ऑक्सीजन इस पाइप के थ्रू जब अंदर आएगी तो स्पार्गर में जो होल्स हैं उससे ऑक्सीजन बबल्स के फॉर्म में क्या होगी? बाहर निकलेगी। तो आप देखेंगे कि जो स्पार्गर हैं वो रोटेट करेंगे, क्योंकि ये रॉड रोटेट करेगी तो स्पार्गर भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। और स्पार्गर जब रोटेट करेगा तो रोटेट होता हुआ स्पार्गर से आपको बहुत सारे क्या निकलते हुए दिखाई देंगे? बबल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको दिख रहे हैं बबल्स। ये बबल्स जो ऑक्सीजन के आपको दिख रहे हैं, बुलबुले, ये सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए इंक्रीज करेंगे, साथ ही ये न्यूट्रिएंट को वेल मिक्स करने का काम भी करेंगे। तो सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में और स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में फंडामेंटल डिफरेंस केवल एजिटेशन फैसिलिटी का है। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में एजिटेशन के लिए फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स होते हैं, जबकि स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में एजिटेशन के लिए स्पार्गर लगा होता है, जिसमें कि बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो निकलती रहती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और मीडियम के कंपोनेंट्स को वेल मिक्स कर देती है। अच्छा, स्पार्क्ड बायोरिएक्टर की एक खासियत है, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर इंपेलर्स लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? इंपेलर्स। इंपेलर्स की वजह से हो सकता है कि जो सेल्स अंदर ग्रो कर रही हों उनमें मैकेनिकल डैमेज होने का चांस बढ़ जाए।
भाई अगर पंखियां घूमेंगी तो उस पंखियों के घूमने की वजह से मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा, और मैकेनिकल फोर्स जो प्रोड्यूस होगा उससे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो स्पार्क्ड में ये खासियत है कि इसमें बैक्टीरियल सेल मैकेनिकल फोर्स की वजह से डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर कोई मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। जो आपका सिंपल स्टर टैंक बायो रिएक्टर है उसकी एक और चीज आपको याद रखना कि यूजुअली ये सिलेंड्रिकल शेप्ड या कर्व बेस वाले होते हैं। तो डायग्राम ही आपको देख रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड का एक बायो रिएक्टर बना हुआ है। तो ये भी आप एक कमेंट इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की। तो पहले जान लेते हैं फर्मेंटेशन होता क्या है। आज से कई 100 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने एक वर्ड दिया था फर्मेंटेशन, और उस समय पर फर्मेंटेशन का मतलब होता था लाइफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जीवन। और हम आज से कुछ साल पहले फर्मेंटेशन टर्म केवल यूज करते थे एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में या किसी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो आप टर्म यूज करते थे फर्मेंटेशन। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में बायो रिएक्टर या फर्मेंटर के अंदर, चाहे एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो, फर्मेंटर के अंदर या बायो रिएक्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसको आप कॉमनली क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटर में जब आप मीडियम को भर देंगे, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को डाल देंगे, तो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगे और अपना ही क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। कलेक्टिवली आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन 3 डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब जो भी इंडस्ट्रीज किसी डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ कंपनी किसी एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करती हैं, जो डिपेंड करता है इस रिक्वायरमेंट पर कि उनको किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना करना है। उनको कम अमाउंट प्रोड्यूस करना है, उन्हें ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करना है, या उन्हें कम समय में ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करना है। इस पर डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन कोई इंडस्ट्री किस तरीके का यूज़ करेगी बायो रिएक्टर या फर्मेंटर के अंदर। तो 3 डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशन प्रोसेस हो सकती है। एक बैच कल्चर, एक हो सकती है आपकी फीड या फैड बैच कल्चर, और तीसरी आपकी होगी कॉन्टिन्यूअस कल्चर। तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो 3 डिफरेंट टाइप की हैं। पहले तो आप नाम याद रख लीजिए रिलैक्स होकर, बैच कल्चर, फैड या फीड बैच कल्चर, और तीसरी कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब बैच कल्चर क्या है ये मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। पहले तो फर्मेंटेशन क्या है समझ में आ गया। बायो रिएक्टर के अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम को आपने फिल कर दिया। अब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगे और अपना क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होगी, फर्मेंटर या बायो रिएक्टर के अंदर ग्रोथ होगी। तो जो भी फर्मेंटर के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है लिक्विड मीडियम में, उसी को आपने टर्म यूज किया है फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। अब अगर फर्मेंटेशन बैच कल्चर टाइप है तो इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, बैच कल्चर टाइप का जो फर्मेंटेशन है उसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा है बैच, यानी इसमें हम लोग बैच वाइज फर्मेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये फर्मेंटेशन चाय की उस दुकान की तरह है, जो एक छोटी चाय की दुकान होती है ना, स्मॉल सेटअप। आपने देखा होगा एक छोटा चाय वाला जो होता है, जिसके यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आते हैं, जिसकी ज़्यादा कमाई नहीं होती है, जो किसी हाईवे के बाहर कहीं सुनसान जगह पर एक चाय की दुकान खोले होता है। तो आपने उसकी एक खास आदत देखी होगी कि 2 लोग जब उसकी दुकान पर आते हैं और बोलते हैं भैया हमें चाय पीना है, तो वो इंसान बड़े धीमे धीमे चाय बनाना स्टार्ट करता है और 2 लोगों की चाय के लिए वो सामान डाल देता है, 1 कप दूध, 1 कप पानी, शक्कर, पत्ती जो भी है, और वो चाय बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो 2 लोगों की चाय बना रहा होता है, तभी एक इंसान और आ जाता है, कस्टमर, बोलता है हम भी चाय पियेंगे। तो फिर वो अलग से न्यूट्रिएंट को यानी कि दूध को और पानी को ऐड नहीं करता, वो 2 लोगों की ही चाय बनाता है। 2 लोगों को चाय देने के बाद जो चाय पत्ती वगैरह बचती है उसको दबा दबा कर वो तीसरी चाय क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है और अपने तीसरे कस्टमर को भी पिला देता है। एग्जैक्टली यही है बैच कल्चर। बैच कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या होगा आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये है आपका बायो रिएक्टर, ये है आपका क्या, बायो रिएक्टर। आप बायो रिएक्टर में
सबसे पहले न्यूट्रिएंट को फिल कर देंगे। मान लीजिए बायोरिएक्टर की कैपेसिटी है 1000 लीटर, तो आप 1000 लीटर मीडियम को बायोरिएक्टर में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और इसके प्रपोजनली आप कुछ अमाउंट में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को एज अ सैंपल क्या कर देंगे, इसमें इनोकुलेट कर देंगे, डाल देंगे। अब 1000 लीटर मीडियम को आपने भर दिया, बैक्टीरिया को डाल दिया और फर्मेंटर को आपने क्या कर दिया, बायोरिएक्टर को आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब बायोरिएक्टर जब आप स्टार्ट करेंगे तो 1000 लीटर मीडियम में आपने जो कुछ बैक्टीरिया एज अ सैंपल डाले हैं वो न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। धीरे धीरे बैक्टीरिया का बायोमास बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब न्यूट्रिएंट जो है उनका डिप्लीशन होने लगेगा, न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेंगे और बैक्टीरिया भी धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब 100% बैक्टीरिया मर चुके होंगे न्यूट्रिएंट के अंदर और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो चुका होगा। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, फर्मेंटर या बायोरिएक्टर को बंद कर देंगे, स्टॉप। और जो भी ब्रॉथ है जिसमें आपका डिजायरेबल प्रोटीन प्रेजेंट है उसको आप ड्रेन करके बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद फिर फर्मेंटर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, स्टरलाइज करेंगे और फिर से नया फ्रेश मीडियम ऐड करेंगे, बैक्टीरिया ऐड करेंगे और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आप बैच वाइज अगर ये प्रोसेस कंडक्ट करते हैं तो आप इसे बैच कल्चर कहेंगे। इसकी खासियत है कि एक बार आपने हायर कैपेसिटी जो भी फर्मेंटर की है उसके अकॉर्डिंगली अगर न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया है तो दोबारा आप न्यूट्रिएंट को ऐड नहीं करेंगे। फर्मेंटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद हम जो भी रॉ मटेरियल होगा, ब्रॉथ होगा, उसको ड्रेन करके बाहर निकाल लेंगे। फर्मेंटर को फिर से हम लोग क्लीन करेंगे, स्टरलाइज करेंगे और फिर से फ्रेश बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे फैड बैच या फीड बैच कल्चर क्या होता है। फीड बैच या फैड बैच कल्चर सिस्टम की खासियत क्या है, ये भी बैच कल्चर ही है। ध्यान से देखिए, ये भी बैच कल्चर है, बस डिफरेंस इतना है। देखिए डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। अब मान लीजिए कि आपने फिर से क्या लिया, बायोरिएक्टर लिया। ये आपका बायोरिएक्टर है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर, पर आप इसमें 1000 लीटर मीडियम को नहीं डालेंगे स्टार्टिंग में। आप केवल 200 लीटर मीडियम को भर लेते हैं और 200 लीटर मीडियम के अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या डाल देते हैं, कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया एज अ सैंपल। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को यानी कि बायोरिएक्टर को क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब बैक्टीरिया 200 लीटर मीडियम पर अपनी ग्रोथ करेंगे। जैसे ही 200 लीटर मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ इनफ हो चुकी होगी, सफिशिएंट हो चुकी होगी, आप और न्यूट्रिएंट मीडियम को ऐड कर देंगे। 200 लीटर तो हो जाएगा 400। अब जो फ्रेश 200 लीटर मीडियम आपने ऐड किया उसमें बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट को फिर से लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे कर करके आप क्या करते हैं कि मीडियम को इनिशियली शुरुआत में पूरा का पूरा मीडियम बिगिनिंग पॉइंट पर आप ना लेकर धीरे धीरे मीडियम को बायोरिएक्टर के अंदर ऐड करते रहते हैं। और ऐसा करके हमें फायदा ये होता है कि हम ग्रोथ को एक्सटेंडेड करते रहते हैं, ग्रोथ को एक्सटेंडेड करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ चाय की दुकानों पे ये पैटर्न चलता है कि एक चाय की दुकान वाला है, उसको मालूम है कि 1 घंटे बाद 400 लोगों को चाय पिलाना है, तो वो अभी से एक्साइटेड हो जाएगा कि यार 2 घंटे बाद पिलाना है, मैं चाहूँ तो 2 घंटे बाद भी बना सकता हूँ 400 लोगों की चाय। पर वो अभी से ही चाय बनाना स्टार्ट कर देगा, पानी चढ़ाकर रख देगा, पानी खौलने लगेगा, फिर वो दूध डाल देगा, फिर वो चाय पत्ती डाल देगा, फिर वो शक्कर डाल देगा। ऐसे करके वो 2 घंटे तक धीरे धीरे प्रोसेस चलाता रहेगा ताकि एग्जैक्टली 2 घंटे बाद उतना प्रोडक्शन हो जाए जितना उसको 2 घंटे बाद रिक्वायर्ड था। यानी कि वो कहीं ना कहीं प्रोसेस को क्या कर रहा है, डिले करता जा रहा है ताकि वो एक सही एग्जैक्ट ड्यूरेशन के बाद चीज़ जो भी बनाना चाहता है उसको प्रिपेयर कर सके। तीसरा जो होता है आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस, उसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम एक ऐसी एडवांस प्रोसेस है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यूज करती है। अगर किसी इंडस्ट्रीज को कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है और उसको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना और टाइम उसके पास बहुत कम है, तो वो कॉन्टिन्यूअस कल्चर का यूज़ करती है। इस सिस्टम में क्या होता है आप ऐसे समझिए, इस सिस्टम में मान लीजिए ये आपका बायोरिएक्टर है जिसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर। तो आप इसमें इनिशियली 1000 लीटर मीडियम को भर लेंगे। 1000 लीटर मीडियम के अकॉर्डिंगली आप कुछ अमाउंट में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के कल्चर को इसमें ऐड कर देंगे एज अ सैंपल और फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेंगे और बैक्टीरिया का बायोमास मीडियम के अंदर बढ़ता हुआ चला जाएगा। धीरे धीरे मीडियम के कंपोनेंट्स जो हैं, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, वो कम होने लगेंगे। आप ऐसी स्टेज पर ध्यान दीजिए, आप ऐसी स्टेज पर जब बैक्टीरिया फिजियोलॉजिकली एक्टिव होंगे, यानी कि
ऐसी स्टेज को आपको एनालाइज करना है जब आपने 1000 लीटर मीडियम में बैक्टीरिया को इतना ग्रो कर लिया है कि अगर आप अब 1 घंटे और ग्रो करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मीडियम में जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट को अगर बैक्टीरिया अपटेक कर चुके हैं और बैक्टीरिया अपनी लॉग फेज कंप्लीट कर चुके हैं, लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आप चाहेंगे कि आप और ज़्यादा बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मीडियम को ड्रेन कर लेते हैं। हमने मीडियम को क्या कर लिया, ड्रेन कर लिया, जो भी ब्रॉथ है उसको हमने बाहर निकाल लिया, और ड्रेन करने के बाद हमने केवल उतना मीडियम छोड़ दिया जो सैंपल की तरह हम दोबारा यूज़ कर सकें। तो हमने पूरा का पूरा मीडियम ड्रेन कर लिया। 1000 लीटर में से हमने 950 लीटर मीडियम को ड्रेन कर लिया, केवल 50 लीटर मीडियम को हमने अंदर छोड़ दिया जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे, और फ्रेश मीडियम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फ्रेश मीडियम को जैसे हम ऐड करेंगे तो फिर से बैक्टीरिया की डेंसिटी जो है वो बायोरिएक्टर के अंदर कम हो जाएगी और बैक्टीरिया फिर से अपनी लॉग फेज को स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी। बायोरिएक्टर यहां पर बंद नहीं होगा, बल्कि बायोरिएक्टर हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चालू रहेगा। बस आप मीडियम को, यानी कि उस मीडियम को जिसमें बैक्टीरिया मोस्ट एक्टिव फिजियोलॉजिकल स्टेज में, उसको ड्रेन करते जा रहे हैं, फ्रेश मीडियम को ऐड करते जा रहे हैं एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद, और इस तरीके से आप प्रोडक्शन को कंटिन्यू चालू रखेंगे। अच्छा, इस सिस्टम की खासियत क्या है, कंपैरिजन करके बताता हूं मैं। देखो, बैच कल्चर में आपने क्या किया, आपको प्रोडक्शन कम अमाउंट में करना था, तो आपने मीडियम में बैक्टीरिया को उस लिमिट तक ग्रो किया कि वो मर जाएं, ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें और मीडियम में जो भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है उनका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। पर कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में आपने क्या देखा कि आपने मीडियम में से बैक्टीरिया की ग्रोथ को केवल लॉग फेज तक ही होने दिया, डेथ फेज तक नहीं जाने दिया, और आपने मीडियम को क्या कर लिया, ड्रेन कर लिया। अगर आप चाहते तो बैक्टीरिया और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते थे और थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन अगर आप ऐसा करते तो फिर आपको क्या करना पड़ता, पूरे मीडियम को बाहर ड्रेन करना होता, क्योंकि बैक्टीरिया की डेथ हो जाती, और फिर आपको फर्मेंटर या बायोरिएक्टर को फिर से क्लीन करना होता, स्टरलाइज करना होता, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता। तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम एक बड़ी चाय की दुकान की तरह है। एक बड़ा चाय वाला होता है ना, जिसके हज़ारों ग्राहक खड़े होते हैं, तो वो जल्दी से चाय बनाता है, छानता है, और छानने के बाद जो उसके पास वो पत्ती वगैरह, अदरक वगैरह बचता है ना, उसको वो दबा दबा कर निचोड़ कर और चाय नहीं निकालता, बल्कि सीधा डिस्कार्ड कर देता डस्टबिन में। अच्छा, वो चाहता तो 4, 6, 8, 10 चाय और निकल सकती थी वो छन्नी में से पत्ती को दबा दबा कर, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इस प्रोसेस को करने में जो टाइम बर्बाद होता उसमें 2-4 ग्राहक भाग जाते, तो वो नुकसान उसने सह लिया, पर उस नुकसान से उसको फायदा क्या हुआ कि उसके पास समय जो है वो बच गया, और उस समय में वो और ज्यादा चाय बनाकर लोगों को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम यार सरकारी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की दुकान की तरह होते हैं, जो 24 घंटे खुली होती हैं, दिन में भी रात में भी, यहाँ तक कि उनमें शटर भी नहीं होते हैं, बंद करने के लिए दरवाजे भी नहीं होते हैं। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हमेशा बायोरिएक्टर लगातार चलता रहता है कई सालों तक। मीडियम में बैक्टीरिया की फिजियोलॉजिकल एक्टिव स्टेज यानी लॉग फेज तक ग्रोथ कराते हैं, फिर मीडियम को ड्रेन कर लेते हैं, फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाते हैं, प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, और ये प्रोसेस हाइयर यील्ड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपको किसी डिजायरेबल प्रोटीन का हाइयर प्रोडक्शन करना है तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम इज बेस्ट। क्लियर? तो चलिए अब हम आते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, यानी कि स्टेप नंबर 8। तो हमारा 8वां स्टेप जो है वो आपको दिख रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और उसे हम क्या कह सकते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा कि फर्मेंटर या बायोरिएक्टर के अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलेगी, न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे बैक्टीरिया का बायोमास बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी, वैसे वैसे आपका डिजायरेबल प्रोटीन भी प्रोड्यूस होता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी जब आपका डिजायरेबल प्रोटीन बायोरिएक्टर के अंदर मैक्सिममली प्रोड्यूस हो चुका होगा। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको यह करना होगा कि जो भी बायोरिएक्टर के अंदर लिक्विड मीडियम है, ब्रॉथ है, उसको आप ड्रेन करके बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद आप उस ब्रॉथ में से सेपरेट और प्यूरिफाइड करेंगे अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को, अपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को। और ऐसा करने के लिए आपको बहुत ही एडवांस टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है, एक या एक से ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको याद नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप फर्मेंटेड ब्रॉथ में प्रेजेंट अपने डिजायरेबल प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन,
क्रोमेटोग्राफी, प्रेसिपिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, जैसे अगर आप अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं आप। इन सभी कलेक्टिवली प्रोसेस को हम एक साथ क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब हमेशा याद रखिए कि फर्मेंटेड ब्रॉथ में आपका डिजायरेबल प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना, प्यूरिफाइड करना विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक, उसको आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको जरूरत होगी क्वालिटी टेस्टिंग की, क्वालिटी एनालिसिस की। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका हम फॉर्मुलेशन करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट खराब ना हो और लंबे समय तक वो पैक्ड फॉर्म में बना रहे, इसलिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन है या फिर कोई एंजाइम है जिसको आप ड्रग की तरह यूज कर रहे हैं ह्यूमन में डिसीज को ट्रीट करने के लिए, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होना भी जरूरी है। अदरवाइज अगर उस ड्रग में टॉक्सिसिटी किसी वजह से आ जाती है तो इससे कई इंसानों की डेथ हो सकती है, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल होना जरूरी है। अगर आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट ड्रग है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। और याद रखिए कि जो भी आप ये प्रोसेस करते हैं, यानी कि प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना या आपका ड्रग है अगर वो प्रोडक्ट, तो उसका क्लिनिकल ट्रायल करना, तो इसी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एनालिसिस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वालिटी एनालिसिस और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, दोनों वेरिएशन रख सकती हैं, यानी कि आप किस प्रकार की डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज करेंगे, आप किन किन प्रकार की क्वालिटी एनालिसिस या क्वालिटी टेस्टिंग को अप्लाई करेंगे, ये एक्चुअली में डिपेंड किस पर करेगा, प्रोडक्ट पर। आपका प्रोडक्ट क्या है इस पर डिपेंड करेगी आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि आप उसको कैसे एक्सट्रैक्टेड करेंगे, और इस पर डिपेंड करेगा कि आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग और एनालिसिस किस मेथड की हेल्प से करेंगे। तो आई होप कि ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है और आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिए। आगे हम किसी नए चैप्टर के लेक्चर्स को डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।